हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं गोरखा शासन। हम जो है पवार वंश गढ़वाल का कंप्लीट कर चुके हैं और चंद वंश हमारा पहले ही कंप्लीट हो गया था। तो आज हम गोरखा शासन पे आ गए हैं कि चंद और पवारों के बाद जो है कुमाऊँ गढ़वाल में किसका शासन रहा। ठीक है, तो गोरखा लोगों का शासन रहा था। गोरखा शासन में गोरखा लोग कब कुमाऊँ में आए, कब गढ़वाल में आए और किस तरह का उनका शासन रहा यहाँ पे, तो ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो जब गोरखों ने आक्रमण किया था कुमाऊँ पर, तो उस समय पहले गोरखों ने कुमाऊँ पे आक्रमण किया और उसके कुछ समय बाद जो है गढ़वाल पे आक्रमण किया था। ठीक है, तो पहले गोरखों का जो सफल था अभियान वो कुमाऊँ पे था और कुमाऊँ पे पहले गोरखों ने शासन किया। तो गोरखों के आक्रमण के समय जो कुमाऊँ था, वहाँ की राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक दशा बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। सबको पता है कि कैसे महेंद्र चंद जो है अंतिम शासक था ना, तो वो उतना योग्य शासक नहीं था। उसके समय पे राजनीतिक सामाजिक आर्थिक दशा पूरी तरह से कुमाऊँ की बिगड़ चुकी थी और समाज जो है सर्वतः जो है विघटित हो चुका था। छोटे छोटे टुकड़ों में हर जाति के लोगों में भी उपजातियां बन चुकी थी। सारी लोग जो है बट चुके थे। सब ने अपने अपने को स्वतंत्र मान लिया था, अपनी अपनी तरह से अपनी मनमानी लोग करने लगे थे। ठीक है, राजा जो है वहाँ पे एक नाम मात्र के ही रह गया था। समाज की आर्थिक हालत बहुत शोचनीय हो गई थी और जो ये अतिवृष्टि, अवृष्टि और राजाओं द्वारा कृषि, किसानों के लिए सिंचाई आदि के जो प्रबंध नहीं किए जाते थे, उसके कारण से जो है भूखमरी और अकाल की स्थिति भी यहाँ पे बन गई थी। द्वाराहाट, रानीखेत, भिकियासैंण और चंपावत जैसे जो ये वो वाले एरिया है ना, मार्केट साइड वाले, तो यहाँ पे इन जगहों पे अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ में बाजार तो थी, लेकिन आवागमन के लिए कोई साधन नहीं थे, तो जिस कारण अनाज का वितरण नहीं हो पाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान अनाज को नहीं पहुंचाया जा सकता था। तो समाज का जो जमींदार वर्ग था वो राजाओं के इस द्वारा जो शोषण का शिकार बना हुआ था। कैनी, खस, सिरतान, खायकर, आसानी और थातवान, ये सभी लोग जो है परेशान थे। कैनी किसे कहते हैं, खस, सिरतान, ये सब आपको बताया गया है चंदवंश जब हमने पढ़ा था। ठीक है, थातवान, ये सारे हमने देखे थे। डॉक्टर प्रियदर्शिनी पंकज प्रियदर्शी का मत है कि राजदरबार जो है गुटबंदी का केंद्र बन गया था। गुटबंदी का केंद्र मतलब छोटे छोटे ग्रुप्स जो है यहाँ पे डिवाइड हो गए थे। छोटे छोटे ग्रुप अपने अपने लोगों ने बना लिए थे, अपनी मनमर्जी से ये लोग काम करते थे। जैसे मेहरा और फरतेयाल दो दल उस समय पे थे, चंदों के समय पे ना, तो उन लोगों में भी जो है अपनी मनमानी चल रही थी। मेहरा और फरतेयाल दलों में जब चाहिए किसी को भी दल का नेता बना देते थे और किसी को भी जो है अपनी मर्जी से बैठा देते थे। तो उन्हीं के नक्शे कदम पे जो जोशी दीवान कार्य करते थे वो भी उन्हीं की तरह ही कार्य करने लगे। मतलब अपना मनमाना ढंग से, कोई ऊपर देखने वाला नहीं है, इस तरह से जो है अपनी जो मर्जी वो करते थे। कोई एक व्यवस्था पूर्वक जो है ये लोग काम नहीं करते थे। सब अपने स्वार्थ को देखते हुए काम करते थे। मतलब कि पूरे समाज को सोच के कोई काम नहीं कर रहा था, सब लोग अपने स्वार्थ के अनुसार कार्य कर रहे थे। तो इस वजह से जो है ये कुमाऊँ का जो चंद वंश है ये जो है पतन की ओर जाने लगा। इससे पहले जो राजा दीपचंद था और उसके दो पुत्र रनिवास में घुसी हुई खवासनों और रानियों के साथ उनके जो विश्वास पात्र दरबारी थे, दीवारों सिराकोट के किले में ये लोग मारे जा चुके थे। राजभक्ति और देशभक्ति का कोई भी मतलब एक नामो निशान नहीं था। लोगों के अंदर देशभक्ति, राजभक्ति जैसी चीज़ें पूरी तरह ख़त्म हो चुकी थी। सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ये लोग काम कर रहे थे। कुमाऊँ की छूट मतलब हर एक बात जो है, मतलब कुमाऊँ में जो है गोरखों ने अपने जो भी गुप्तचर रखे होंगे, तो कुमाऊँ की जितनी भी बातें होती थी ये सारी जो है बातें गोरखों के पास जाके नेपाल में पहुँचती थी। गोरखा जो थे नेपाल से आए हुए थे ना, तो गोरखा वीरों को जब आपसी राज्य लिप्सा मतलब गोरखा लोगों को जब चंद वंश के बारे में पता चला कि यार वहाँ तो मतलब पूरी तरह से लोगों के गुट बने हैं, लोग अपनी मर्जी से काम ले रहे हैं, राजा का कोई औचित्य वहाँ पे नहीं रह गया है, मतलब कोई शक्ति वहाँ पे कार्य नहीं कर रही है। ठीक है, तो गोरखों ने यहाँ पे अपनी मजबूती समझी और वो लोग जो है भाप गए कि वहाँ आंतरिक व्यवस्था सही नहीं चल रही है, आंतरिक कलेश हो रहे हैं और कमज़ोर, क्योंकि जहाँ पे डिवाइड हो जाते हैं ना, जिस
जिस जगह पे डिवाइडेंस आ जाता है, जहाँ पे विभक्त हो जाते हैं लोग, वहाँ पे एकता नहीं रहती है। और जहाँ एकता नहीं रहती है वहाँ पे कोई भी मतलब आके आपको बर्बाद कर सकता है। वहाँ पे जो है कमज़ोरी उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो आंतरिक कमजोरी और कलहजन सामाजिक जानकारी गोरखों को जब प्राप्त हुई तो गोरखे लोग जो है बहुत मतलब उतावले हो गए वहाँ पे आक्रमण करने के लिए और उस कुमाऊँ एरिया को अपने अंदर कब्जे लेने के लिए। जनवरी 1790 ईस्वी में हस्तिदल चौतरिया, बहादुर शाह काजी, जगजीत पांडे, सेनापति अमर सिंह थापा और शूरवीर थापा के नेतृत्व में गोरखा वीरों ने काली नदी पार कर दी। ठीक है, जो हमारा नेपाल और कुमाऊँ का बॉर्डर है वो काली नदी है, तो काली नदी पार करके ये कुमाऊँ की तरफ आ गए और अल्मोड़ा जाने के लिए इन्होंने 2 गुट बना लिए, एक मतलब 2 दल बना लिए इन्होंने अल्मोड़ा की तरफ को जाने के लिए। एक दल तो गंगोली हाट और सेरा घाट की तरफ से गया ऊपर की तरफ से, और एक दल जो है नीचे बिसुंग होते हुए अल्मोड़ा की ओर बढ़ा। गोरखों के इस आकस्मिक आक्रमण से, क्योंकि गोरखे जो है पूरी तैयारी के साथ आए थे, तो गोरखों के अचानक इस आक्रमण से जो है कुमाऊँ में हाहाकार मच गया। लोग अपने घर बार छोड़कर इधर से उधर भागने लगे। गोरखों के आना जो है यमराज के आने के जितना लोगों को लगा। पूरी तरह से तहस नहस वाली स्थिति हो गई। गोरखों ने बहुत खतरनाक वाला आक्रमण किया था इस बार। पृथ्वी नारायण शाह द्वारा आक्रमित जनता पर किए गए अत्याचारों के विषय में कुमाऊनी जनता पहले से ही सुपरिचित थी। जो पृथ्वी नारायण शाह था नेपाल का, तो वो जो है बहुत अत्याचारी हुआ करता था, जिसके बारे में कुमाऊनी जनता को पहले से पता था। तो इसीलिए जो है जो जनता थी वो बहुत डर गई थी, इधर उधर भागने लग गई थी, अपने घर बार सब छोड़ के दूसरी जगह जाने लगे थे। महेंद्र चंद के भी पैरों से ज़मीन खिसक गई थी। उसको भी मतलब अचानक से आक्रमण हुआ ना, तो उसको भी इस चीज़ का कोई आभास नहीं था कि गोरखे अचानक से इस तरह से आक्रमण यहाँ पे करेंगे, तो उसकी कोई भी तैयारी नहीं थी। लेकिन फिर भी उसने जो उसके लड़ाकू वीर थे उन्हें बुलाया और उनसे परामर्श किया। जितने ज़्यादा वीर एकत्र हो सकते थे उनको एकत्र किया, सैनिकों को एकत्र किया, और उनको लेकर जो है गोरखों को रोकने के लिए महेंद्र चंद चला गया। तो काली कुमाऊँ की तरफ ये गया, चंपावत की तरफ अपनी टुकड़ी लेके महेंद्र चंद, और काली कुमाऊँ में बहुत ज़्यादा मारकाट मची, बहुत युद्ध खतरनाक लेवल पे हुआ। तो प्रारंभ में महेंद्र चंद ने अमर सिंह थापा की फौज को शिकस्त देते हुए उसे काली कुमाऊँ की ओर लौटने के लिए मजबूर कर दिया था। मतलब कि महेंद्र चंद की स्थिति थोड़ी यहाँ पे ठीक लग रही थी जब उसने काली कुमाऊँ की ओर जो है भगाने लग गया था गोरखा लोगों को। लेकिन क्या हुआ कि गैतोड़ा गांव में जो कटोलगढ़ के समीप था, वहाँ पे गोरखों ने लाल सिंह को फिर से छकाते हुए 200 सैनिक जो है उनके मार दिए। महेंद्र चंद के 200 सैनिक जो हैं गोरखाओं ने मार दिए, जिसके परिणाम स्वरूप जो लाल सिंह था वो भागकर कहाँ चला गया, मैदान की तरफ चला गया। अब जब महेंद्र चंद को लाल सिंह के बारे में पता चला कि लाल सिंह जो है उसमें है खतरे में है, तो महेंद्र चंद लाल सिंह को बचाने गया। लेकिन उनका जो क्रूर आक्रमण था गोरखों का, उसको देख के महेंद्र चंद को ये तो पता चल गया था कि अब वो मतलब युद्ध नहीं लड़ सकता है, या वो जो है कमज़ोर है गोरखों के सामने। तो ऐसा भाप कर जो है महेंद्र सिंह कहाँ को चला गया, कोटा बाग की तरफ को चला गया। ठीक है, और जब महेंद्र सिंह और लाल सिंह ही चले गए जो मेन पार्टिसिपेंट थे कुमाऊँ की तरफ से, तो फिर बाकी लोग क्या ही कर लेते। गोरखे लोगों को जो है अल्मोड़ा जाने का मौका मिल गया, और वो बिना किसी प्रतिरोध के चैत्र कृष्ण पक्ष प्रतिपदा में 1790 ईस्वी में अल्मोड़ा में चंदों की राजधानी में आ गए। और इस समय उनके साथ हरकदेव भी था। अब हरकदेव क्या था, ये हरकदेव वही इंसान था जिसने कहते हैं कि घर में घुसाने के लिए घर का भेदी लंका ढाए, तो वही हरकदेव का यहाँ पे स्थिति थी। ठीक है, हरकदेव की यहाँ पे क्या वो थी, हरकदेव ने यहाँ पे घर का भेदी लंका ढाए वाली अपनी स्थिति निभाई थी। तो चंदों के अब यहाँ पे गोरखे लोग चंदों के चौमहल में आ गए। ठीक है, अल्मोड़ा में प्रवेश कर लिया गोरखों ने। अब चंदों के चौमहल में प्रवेश करके गोरखाओं ने जो उनकी पत्नियां और पुत्रियां थीं उनको अपने साथ रख लिया, और
दरबार में जो है रात दिन षड्यंत्र में संलग्न दरबारियों को बेरहमी से, जितने भी लोग जो है संयंत्र में मतलब जो गोरखों के खिलाफ संयंत्र कर रहे होंगे उनको बेरहमी से ये लोग प्रताड़ित करने लगे। गोरखों का आगमन मात्र सुनकर पहले ही लोग जो है जंगलों और गुफाओं में, जिन लोगों को गोरखों की क्रूरता का पता था वो लोग पहले ही गुफाओं और जंगलों में भागकर छुप गए थे। अल्मोड़ा में उन्हें घर घर जाकर गोरखा लोग खूब लूटमाट मचाते थे, मतलब हर एक घर के किसी के भी घर में घुस जाते थे, लूटपाट मचाते थे। जहाँ भी जो भी खाद्य पदार्थ उनके हाथ में आता था उसको छीन लेते थे। मवेशी जो हैं उन्होंने सबके जो मवेशी थे उनको जंगलों में छोड़ दिया था। खुरफटे जानवर जो भी हाथ आए उन्होंने उनको भून कर खा लिया। बेहिसाब जंगली सूअर मारे गए, जितने भी जंगली सूअर उस एरिया में होंगे इस एरिया में, तो उनको मार के खाया। गोरखे लोग जो होते थे ये सूअर का गोश्त बहुत पसंद करते थे, ठीक है, तो सूअर का मीट इन्हें बहुत पसंद था, तो जंगली सूअर इन्होंने सारे मार के खाए। अल्मोड़ा में दरबारियों द्वारा जमा किया गया तांबा, अल्मोड़ा के जो दरबारी थे राजमहल के, उन्होंने जितना भी सोना चांदी तांबा जितना भी इकट्ठा किया था वो सब जो है गोरखों ने नेपाल पहुंचा दिया, ठीक है, नेपाल के दरबार में भिजवा दिया। इन सब चीज़ों को नेपाल दरबार तक पहुंचाने वाले कौन होते थे? कैनी होते थे, ठीक है। कैनी मतलब एक दासी टाइप के जो कार्य करते थे। तो कैनी लोग जो हैं ये सब सामान नेपाल पहुंचाया करते थे, और अगर कोई हल्की किसी की धीमी सी भी चाल हुई तो उसके चाबुकें पड़ जाती थी, ठीक है। तो कैनियों पे बहुत अत्याचार होता था। ब्राह्मण लोग जो थे, ब्राह्मणों को भी बोझ ढोने का काम दिया जाता था, और जो ब्राह्मण बोझा ढोने में आनाकानी करता था गोरखे उसे चाबुक मारते थे, और ये कहते थे कि ब्राह्मण का पैर पूजा जाता है, सर नहीं, तो सर पे आप बोझा उठा सकते हो, ऐसा गोरखा लोग ब्राह्मणों से कहते थे। अब यहाँ पे ब्राह्मणों को मानते थे गोरखा लोग, लेकिन सारे ब्राह्मणों को वो नहीं मानते थे। वो केवल दो जो गाय ब्राह्मण होते थे वो सिर्फ उन्हीं को मानते थे। जो गोरखे लोग होते थे वो केवल गाय ब्राह्मण लोगों को मानते थे, और उनके जो अपने ब्राह्मण मतलब खुद के जो उनके ब्राह्मण थे वो दो ही थे, एक पांडे और एक उपाध्याय, ठीक है। तो ये दो ही ब्राह्मण थे गोरखाओं के, और गाय ब्राह्मण को मानते थे, बाकी लोगों को नहीं मानते थे। और इनका कथन था कि ब्राह्मण के पैर पूजे जाते हैं, ना कि सिर पूजा जाता है, तो आप लोग जो है सारा काम करेंगे, बोझा वोझा सब उठाएंगे, नहीं तो आपको चाबुक पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से ये लोग अत्याचार करते थे। डॉक्टर पंकज प्रियदर्शी का मत है कि कुमाऊं में गोरखों ने 1790 ईस्वी से लेकर 1815 ईस्वी तक शासन किया था, ठीक है। तो ये डेट तो सभी को पता है कि कुमाऊं में गोरखों का जो शासन था वो कब से कब तक रहा था। 1815 में अंग्रेज आ गए थे, और 1790 में गोरखे आए थे कुमाऊं में। तो 1790 से 1815 तक जो है गोरखों का शासन कुमाऊं में रहा था। उनका जो अधीश्वर था, मतलब जो राजा होता था ना, मेन लीडर, वो नेपाल में शासन करता था, और नेपाल का राजा यहाँ पे अपना जो है गवर्नर रख जाता था कुमाऊं में। तो कुमाऊं में कौन शासन करता था? नेपाल के राजा के अंदर जो गवर्नर होता था वो कुमाऊं में शासन करता था, और यहाँ पे इस गवर्नर को क्या कहा जाता था? सुब्बा कहा जाता था, या फिर सूबेदार कहते थे, ठीक है। तो मेन जो राजा था वो तो नेपाल में रहता था, और राजा अपने किसी अधिपति को यहाँ छोड़ जाता था शासन देखभाल करने के लिए, तो उसको जो है सुब्बा या सूबेदार कहा जाता था। कुमाऊं में गोरखों का अधिकार हो जाने के बाद, जब कुमाऊं में गोरखों का अधिकार हुआ तो जो पहला सुब्बा नियुक्त किया गया वो किसे किया गया था? तो पहला सुब्बा यहाँ पे जोगामल को नियुक्त किया गया था। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि कुमाऊं में गोरखों का अधिकार होने पर कुमाऊं का पहला सुब्बा किसे नियुक्त किया गया? तो कुमाऊं का पहला सुब्बा किसे नियुक्त किया गया? जोगामल को। उसके बाद काजी नरशाही सुब्बा बना, ठीक है। जोगामल के बाद कौन बना सुब्बा? काजी नरशाही सुब्बा बना। इसके बाद फिर लाइन से जो है सुब्बा नियुक्त करते रहे। फिर बहुत सारे गोरखाओं का यहाँ पे शासन रहा, एक के बाद एक जो है बनते रहे, हटते रहे। तो इसमें जो है हम देखेंगे अजब सिंह थापा एक सुब्बा बना, बमशाह, रुद्रवीर शाह, धौकल सही, ठीक है। और बमशाह तो 2 बार बना था,
जिसको बड़ा बमशाह के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, यहाँ पे लिखा है, देखिए ये बमशाह जो है ये 2 बार बना था। एक बार ये 1806 में दोबारा बना था। ठीक है, तो 1806 में बमशाह दोबारा से बना था। कॉल डिस्टर्ब कर देती है ना। चले, तो जो ये बमशाह था ये 1806 में पुनः कुमाऊँ का सूबा बना था। सूबा की सहायता के लिए हम अब यहाँ पे एक ऑब्वियसली अगर कोई बड़े पद पर है तो उसकी वो सारे काम वो तो नहीं करेगा ना, उसकी हेल्प के लिए एक असिस्टेंट होगा। तो जो सूबा की हेल्प के लिए जो असिस्टेंट होता था उसको काजी कहा जाता था। ठीक है, या फिर उसको नायब सूबा भी कहा जाता था। ठीक है, काजी, और उसके अलावा एक सैनिक अधिकारी होता था, उसको कहा जाता था नायब सूबा। तो सैड मानुसर मानीला सल्ट से प्राप्त हस्तलिखित सनद में, अब सैड मानुसर जो ये मानीला सल्ट के पास अल्मोड़ा में है, वहाँ पर से एक हस्तलिखित सनद मिली है जिसमें डेट दी हुई है और अधिकारियों का बताया गया है कि इस डेट को ये अधिकारी जो है पद पर रह चुका था। तो काजी धौकल सिंह की बात करें तो काजी धौकल सिंह संवत 1857, ठीक है, जहाँ पे संवत दिया है। वैसे एक क्वेश्चन ये भी आया था, पता है, जैसे पेपर में आया था ना कि संवत दिया था और आपको सन में कन्वर्ट करना था, उसको ईस्वी में आपको बताना था। तो जब भी आपको संवत जैसे आपको 1857 दिया है, और संवत क्या होता है, संवत जो है 57 होता है। ठीक है, 57 होता है, ये नंबर आप याद कर लीजिए, संवत 57 होता है। अब आपको यहाँ पे 1857 दिया है संवत में, तो आपको इसको ईस्वी में चेंज करना है। तो आप 1857 में से 57 को माइनस कर देंगे तो आपका जो है ईस्वी में आंसर निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है आया है पेपर में, इस तरीके से नहीं आया है डायरेक्ट चेंज करने के लिए, लेकिन घुमा के दिया था, उसका आंसर आप जो है इस तरह से निकाल सकते थे। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पे आप जितने भी क्वेश्चन देखेंगे ना, अभी यहाँ पे संवत जितने भी देखेंगे आप ट्राई करना, सब में से आप 57 माइनस करना, आपको ईस्वी में आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो सूबेदार कृपा सिंह सिंधु थापा जो थे ये 1860 संवत यानी कि 1803 ईस्वी में। विचारी रामू राणा जी जो हैं ये 1805 ईस्वी में थे। चौटड़िया बड़ा बमसा, अब देखिए बड़ा बमसा के बारे में आ गया, 1806 ईस्वी हमने पढ़ा था। काजी चामू भंडारी 1806, सरदार सरवर सिंह राणा 1806, जमादार गजदल थापा ये भी 1806। ठीक है, तो ये इनकी वो रही होगी। इसके बाद चौतरिया बड़ा बमसा 1808 में भी थे। काजी रेवंत सिंह कुंवर, सुब्बा कर्ण सिंह कुंवर, ठीडा जानकी राम, कृष्णानंद, नानी हवलदार और हंसराज खल्ट दफ्तरी, ये सब 1808 के अधिकारी थे। फिर उसके बाद ये 1813, 1814 इनमें भी चौतरिया बड़ा बमशाह थे। फिर 1814 में इनकी भी एक मंडली थी। फिर 1805-06 का दे रखा है। ठीक है, तो इस तरह से 1815 तक का इन्होंने अधिकारियों का बताया है कि पद पर कौन कौन विराजमान थे। तो फ्रेजर साहब बहादुर जो है अंतिम थे। देखिए फ्रेजर साहब बहादुर 1815 में अंतिम सूबा थे। तो गढ़वाल आक्रमण अब हम देखते हैं। देखिए कुमाऊँ आक्रमण हमने देख लिया। कुमाऊँ आक्रमण कब से कब तक था और किस तरह से किया था गोरखाओं ने कुमाऊँ में आक्रमण, किस जगह से वो लोग आए थे, किस तरह उन्होंने 2 दल बनाए थे और किस तरह से अल्मोड़ा में कूच की थी, वो हमने देख लिया। अब हम देख रहे हैं गढ़वाल में। तो गढ़वाल की बात करें तो गढ़वाल में जो है आक्रमण 2 बार किया था गोरखाओं ने। एक बार तो 1790 में ही किया था, मतलब जब कुमाऊँ में वो उन लोगों ने आक्रमण किया था तो उसी समय पे उन्होंने कुमाऊँ जीतने के बाद गढ़वाल की तरफ भी रुख किया था। तो 1791 में वही घर का बेदी लंका ढाए हरकदेव। ठीक है, तो हरकदेव की सहायता से 1791 में ये लोग गढ़वाल की तरफ भी हमला करने की इन्होंने योजना बनाई और ये लंगूरगढ़ तक, जो गढ़वाल का जो लंगूरगढ़ क्षेत्र है वहाँ तक ये लोग चले भी गए थे। ठीक है, लंगूरगढ़ में इन्होंने घेरा भी डाल दिया था, लेकिन हुआ क्या था कि वहाँ पर एक संधि हो गई थी। हमने पिछले उसमें पवार वंश में पढ़ा था कि वहाँ पे संधि हो गई थी, क्योंकि गोरखाओं को ये खबर मिली थी कि चीन ने जो है नेपाल पर चढ़ाई कर दी है। अब वो गढ़वाल के लिए अपना नेपाल तो खो नहीं सकते थे, इसीलिए वो नेपाल को बचाने के लिए जो है
चीन से युद्ध करने वापस अपने नेपाल चले गए और यहाँ पर जो है एक संधि करके छोड़ के चले गए थे, ठीक है। लेकिन जब वो वापस आए तो 1804 के समय, मतलब वो हमेशा ताक में रहते थे कि हम गढ़वाल पर कैसे आक्रमण करें, क्योंकि 1791 में तो उन्हें छोड़ना पड़ गया था आधे से ही। तो इस तरह से जो है फिर 1804 में गढ़वाल में गोरखों को सफलता प्राप्त हुई, ठीक है। दोबारा गोरखे कब आए? 1804 में। तो गढ़वाल में जो है गोरखों ने 2 बार आक्रमण किया। एक बार 1791 के समय पे कुमाऊं के बाद जस्ट गढ़वाल पे आक्रमण किया, लेकिन उन्हें पूरी तरह सफलता नहीं मिली थी। एक संधि करके जो है उन्होंने छोड़ दिया था। उसके बाद 1804 में पूरी तरह सफलता गोरखाओं को मिल गई थी, गढ़वाल पर शासन करने की। आक्रमण पूरा उनका सफल हुआ था। सन 1804 ईस्वी से सन 1815 तक जो है गढ़वाल में शासन किया, ठीक है। अंग्रेजों का आगमन तक 1804 से 1815 तक गोरखों ने शासन किया था। तो गढ़वाल के विभिन्न गोरखा सेना नायकों का नेतृत्व यहाँ पे रहा था, जिसकी विस्तृत जानकारी अभी हम आगे देखेंगे। अब हम देखते हैं, हमने देख लिया कि गोरखाओं ने कैसे गढ़वाल पर आक्रमण किया और कितना समय, कितने टाइम पीरियड में किया और कैसे उन्होंने कुमाऊं पे आक्रमण किया। अब हम देखते हैं कि प्रशासन कैसा था उनका, ठीक है। तो गोरखा प्रशासन हम देखते हैं डॉक्टर पंकज प्रियदर्शी। तो यहाँ पे पंकज प्रियदर्शी जी का नाम बहुत बार आया है, इससे हमें ऐसा लगता है कि पंकज प्रियदर्शी जी ने ही रिसर्च जो है गोरखाओं पे की है। तो उन्हीं के यहाँ पे कथन देखने के लिए मिल रहे हैं हमें, मतलब उनके मत के अनुसार ही जो है यहाँ पे बातें कही गई हैं। तो पंकज प्रियदर्शी के अनुसार कुमाऊं एवं गढ़वाल में दोनों में ही जो है गोरखों का प्रशासन नागरिक के बजाय फौजी प्रशासन था। आपको पता है कि ये लोग फौजी किस्म के लोग थे, सैनिक का इनका वेशभूषा था और मतलब वैसा वाला सिविल टाइप का इनका शासन नहीं था, एक फौजी सैनिक वाला शासन था। इनका अधिपति जो था वो नेपाल में रहता था, लेकिन उनका सामंत सुब्बा के नाम से नवविजित राज्यों में राज्य करते थे। जो मतलब नेपाल के जो सुब्बा थे, जैसे जो जगह जो है नेपाली लोग या गोरखा लोग विजित कर लेते थे, उन जगह पे राजा क्या करता था, सुब्बा रखकर चला जाता था। तो गोरखों ने चंदों की नीतियों एवं प्रशासनिक तौर तरीकों की नकल नहीं की थी, लेकिन अपने प्रशासनिक तंत्र की स्थापना यहाँ पर उन्होंने कर दी थी। थोड़े बहुत प्रशासनिक नाम उन्होंने चंदों के समय के ही रखे हुए थे, लेकिन जो कर पद्धति थी, तो कर पद्धति यानी कि जो टैक्स वाला जो सिस्टम था उसमें इन्होंने क्या करा था, पूरी तरह से बदलाव कर दिया था। यानी कि चंदों के समय पे जिस तरह की कर प्रणाली थी उसको उन्होंने पूरी तरह बदल के अपने तरीके से यहाँ पे स्टार्ट किया था। तो गोरखों ने शोषण उत्पीड़न की सामान्य विधियों को छोड़ के नित नई शैलियाँ आरंभ की थी, ठीक है। मतलब नई नई चीज़ें इन्होंने यहाँ पे की थी। ठीक है, चंदों के समय पे भी उत्पीड़न था, जनता का होता था। ये जो जितने भी प्रथाएं हैं शोषण वाली, वो सारी पहले से ही थी, लेकिन गोरखों के जितना भी नहीं होता था, लोग इतना सह लेते थे, लेकिन गोरखों ने जो है शोषण उत्पीड़न बहुत ज़्यादा दिया था। दास्ता, कर प्रणाली और बेगार, ये 3 शोषण दमन के मुख्य आधार थे, ठीक है। कौन कौन से? दास्ता, कर प्रणाली और बेगार। तो ये जो है दमन के मुख्य आधार थे। राजवंशों के उत्थान पतन, युद्ध द्वारा नए नए राज्यों को हड़पने की नीति से जो विजित जनता पर कठोर अत्याचार होते थे, वो सब जो है गोरखाओं ने किए थे। उन्होंने कुमाऊं में बड़ी सख्ती से शासन किया। इसका प्रमुख कारण ये भी था, गोरखा लोगों ने इतना सख्त कानून क्यों बनाया, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग जो हिंदू लोग थे या जो कुमाऊनी लोग थे, ये गोरखा लोगों को थोड़ा हीन भावना से देखते थे, ठीक है। पहले से हीन भावना से देखते थे, घटिया तरीके का समझते थे। तो इससे जो है उनके अंदर एक द्वेष आ गया था, क्रोध था उनके अंदर, जिस वजह से वो लोग जो है अत्याचार की सीमा पार कर देते थे। तो उनका राजा जो है, एक जो गोरखा लोग थे उनका जो राजा था, जो नेपाल में था, वो अवश्य ही एक राजपूत था, जो कि भारतीय मूल का राजस्थानी राजपूत था, ठीक है। जो नेपाल में शासन कर रहा था ना राजा, वो एक राजस्थानी राजपूत था,
क्योंकि जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का घेरा डाला था तो उस समय जो है वहाँ से जो राजपूत थे वो भागकर कहाँ, नेपाल की पहाड़ियों में रहने के लिए आ गए थे और यही राजपूत वंश बाद में शाह की उपाधि धारण करके नेपाल के शासक बन गए थे। लेकिन जहाँ तक जनसामान्य का प्रश्न है देखते हैं हम, उसमें समाज के सभी वर्ग के लोग थे, चाहे वो शासक हो या शासित वर्ग हो, सभी को जो है गोरखाली कहा जाता था। मतलब राजा वाले वर्ग को भी और जो जनता वाला वर्ग है उसको भी गोरखाली कहा जाता था। कुमाऊँ और गढ़वाल में समाज की बनावट व अन्य सांस्कृतिक पद्धतियाँ जो हैं वो गोरखा पद्धति से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी, इसलिए फलतः गोरखे कुमाऊँ और गढ़वाल वासियों को विधर्मी समझते थे, क्योंकि वो उन लोगों की तरह नहीं थे। मतलब थोड़ा सा अलग अगर कोई हो तो उससे हीन भावना लगने लग जाते हैं ना लोग, तो उसी तरह से जो है इनके मन में भी कुछ ना कुछ ऐसी विधाएं आती रहती थी। उनके लिए ब्राह्मण जो उस समय, मतलब ब्राह्मण लोगों का काम क्या होता था, राजा को भटकाना, उस अपने स्वार्थ के लिए उनको लालच देना कि हाँ तुम यहाँ के, तुम्हारी जन्म कुंडली में ऐसा है, तुम यहाँ के राजा बनोगे, तुम वहाँ के, तुम ये वाला प्रदेश जीतोगे, तुम्हारी कुंडली में सितारे बहुत अच्छे हैं, इस समय पे तुम बहुत ये करोगे वो करोगे। तो इस तरह से राजाओं को लालच दे के ये लोग क्या करते थे, मतलब धोखेबाजी भी बहुत करते थे, दगाबाजी, देशद्रोही भी ये करते थे। ठीक है, तो ये जो है इस तरह की छवि ब्राह्मणों की उस समय पे बन गई थी, ज्योतिषियों ब्राह्मणों की। तो गोरखा समझते थे कि इन ब्राह्मणों का दमन करना ज़्यादा आवश्यक है। तो इसीलिए 1806 ईस्वी में बड़ा बमशाह के सुब्बा बनने तक उनके पूर्व के जो सुब्बा काजी, जमादार, फौजदार, नानी, हवलदार, दफ्तरी आदि ने काफ़ी निश्चिंतापूर्ण ढंग से कुमाऊनी रियान पर शासन किया था। ठीक है, जब तक बड़ा बमशाह नहीं बना था ना, बड़ा बमशाह तो 1806 में आया था सुब्बा बन के, लेकिन उससे पहले जितने भी लोगों ने यहाँ पे शासन किया था उन्होंने बड़ी क्रूरतापूर्वक शासन किया था। तो इसका परिणाम ये हुआ कि पाली, पछाऊ, सल्ट और आसपास के जितने भी गांव थे, थोकों के जितने थोकदार थे, सयाने और प्रधान, ये सब लोग जो है भागकर चले गए थे, पलायन कर गए थे। तो जब बड़ा बमशाह आया तो उसने क्या किया, राजकाज अपने हाथ में लिया और सबको जो है मतलब जो लोग पलायन कर गए थे उन सबको संदेश पहुंचाया कि सब लोग अपने अपने घरों में आकर वापस रहने लग जाएं। ऐसा बड़े बमशाह ने किया था। तो ऐसे में चंदों के संयंत्रकारी दीवानों, राजकर्मियों और उपद्रवियों, फर्त्यालों तथा मेहरा राजपूतों को कुचलना भी आवश्यक उसने समझा, ताकि लोगों पे विश्वास कायम किया जा सके। तो उन जो लोग पलायन कर रहे थे ना, उनको वापस बुलाने के लिए, तो जो फालतू लोग थे जो इधर उधर की बेकार चीज़ें फैलाते थे और गलत करते थे अपने स्वार्थ के लिए, उनको कुचलना जो है बड़ा बमशाह ने ज़्यादा सही समझा। तो उनके इन कार्यों में जनसाधारण ने अपनी उदासीनता का परिचय दिया और कभी भी गोरखों की दमनात्मक नीतियों का प्रतिरोध वो नहीं कर पाए। कारण स्पष्ट था, सामान्य जनता के लिए जैसे चंद राजा थे वैसे ही गोरखे भी थे, क्योंकि चंद राजाओं के समय भी उनकी स्थिति वही बनी हुई थी जो सामान्य जनता थी। तो इसलिए सामान्य जनता के लिए जैसे चंद थे वैसे गोरखे थे, तो उन्होंने ज़्यादा प्रतिरोध उसका गोरखों का नहीं किया। जैसे उनको रखा गया जनता को राजा ने, वैसे ही जनता चलती गई। मतलब कि बेसिकली उनके मालिक बदले थे, चंदों से गोरखा हुए थे, लेकिन जो चंदों के समय दमन चक्र था वही गोरखों के समय भी सामान्य जनता के साथ होता था। सयाना, थोकदार, प्रधान, कमीण आदि राजस्व वसूली के समय उनका घोर उत्पीड़न करते थे। गांव के प्रधान सयाने थोकदार के अधीन होते थे, जिन्हें राजकर के अलावा सयानों और थोकदारों को भी दस्तूर देना पड़ता था और राज आज्ञा के अनुसार ही उन्हीं के हुक्म और आदेश का उन्हें पालन करना पड़ता था। तो कल्याण चंद के 1749 के एक अभिलेख में हमें इस बात का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि डॉक्टर पंकज प्रियदर्शी का मानना है उपरोक्त अभिलेख के अंत में तफसील के 16 गांवों की सूची भी दी गई है। जो ऊपर ये कल्याण चंद का अभिलेख है, इस अभिलेख में जो है 16 गांवों की विस्तृत पूर्वक सूची दी गई है, मतलब पूरी एक व्याख्या के साथ सूची दी गई है 16 गांवों की। अतः यदि हम उपरोक्त चंदकालीन शोषण व्यवस्था पर दृष्टिपात करते हुए चंदों के उत्तराधिकारी गोरखा शासकों द्वारा चंदों से ही अपनाई गई प्रशासनिक व्यवस्था का समुचित विश्लेषण करते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि जो जन सामान्य है या सामान्य जो कृषक है या जो श्रमिक वर्ग है,
उनके प्रति चंदों और गोरखों की नीति जो है एक जैसी थी। उनके लिए उनमें कोई अंतर नहीं था। जैसे चंदों ने उनको रखा हुआ था वैसे ही गोरखों ने भी रखा हुआ था। हो सकता है गोरखों ने थोड़ा ज़्यादा अत्याचार कर दिए हों अपनी पर्सनल उसके कारण, लेकिन जो है सामान्य जनता के लिए दोनों का जो है शासन सेम ही था। ठीक है। रैयत हो गई, प्रजा या कृषक से जो राजस्व ये लोग वसूल करते थे, लगान वसूल करते थे। सयाने, थोकदार और कमीण जो थे ना, ये लोग क्या करते थे, सामान्य कृषक से, जनता से लगान वसूल करने आते थे तो ये लोग चुपचाप से अपना हिस्सा अलग कर लेते थे। मतलब ये कहते थे हमारा हिस्सा अलग। तो लोगों पे मतलब जितना होता था, जैसे 1/6 अगर राज्य में निर्धारित किया है राजा ने, तो वह 1/6 ना लेकर उससे थोड़ा अपना हिस्सा ज़्यादा ले लेते थे। तो इस तरह से ये लोग उत्पीड़न करते थे सामान्य जनता और कृषक वर्ग का। तो चोरी छिपे अपना हिस्सा बढ़ाकर ये लोग ले लेते थे, जिसका आभास राजधानी अल्मोड़ा में बैठे हुए गोरखा शासकों को होता रहता था। इसका विवरण 1813 के मतलब कि गोरखा शासकों को पता चल जाता था कि ये लोग अपना हिस्सा अलग से लेते हैं। इसका विवरण हमें 1813 के सूबेदार नरभजन शाह के अभिलेख में देखने के लिए मिलता है। किसके अभिलेख में? सूबेदार नरभजन शाह के 1813 के अभिलेख में। 1790 के चैत्र महीने में जब अल्मोड़ा पर गोरखों का अधिकार हुआ था तो उस समय नेपाल नरेश कौन था? रण बहादुर शाह था। ठीक है। तो जब 1790 में कुमाऊं पर अधिकार किया था गोरखाओं ने, तो नेपाल में जो नरेश था वो रण बहादुर शाह था, लेकिन उसकी उम्र उस समय मात्र 15 वर्ष थी, नाबालिग सा था। तो उसकी जगह पर शासन जो है उसका चाचा चौतरिया बहादुर शाह करता था। ठीक है, मतलब उसके संरक्षक के तौर पे करता था। तो अल्मोड़ा पर अधिकार करने के बाद वह कुमाऊं पर राजकाज योग्य सेनापति अमर सिंह थापा को, उसने जो ये चौतरिया बहादुर शाह था, इसको अपना नेपाल भी संभालना था, इसीलिए इसने अल्मोड़ा पर अधिकार किया और अपने योग्य सेनापति अमर सिंह थापा को पूरा अल्मोड़ा सौंपकर ये वापस नेपाल लौट गया था, क्योंकि इसको नेपाल भी देखना था, क्योंकि नेपाल का जो नरेश था वो छोटा था काफ़ी उम्र में। तो साथ में बोझ ढोने के लिए जो ये चौतरिया बहादुर शाह था, ये बोझ ढोने के लिए कुमाऊं के लोगों को लेकर गया था अपने साथ, क्योंकि यहाँ से खाली हाथ तो वो जाता नहीं, तो अपने साथ नेपाल बहुत सारा सामान भी लेकर गया था। तो साथ में बोझ ढोने के लिए कुमाऊं के अनेक काश्तकारों को ये नेपाल ले गया था। अमर सिंह थापा ने विद्रोहियों का दमन किया और चंदों के समय से चले आए हुए कुशासन को सुव्यवस्थित किया। इस कार्य में उसने सूरवीर थापा, जगजीत पांडे इन लोगों का सहयोग लिया। गोरखा आक्रमण की पगध्वनि से भयभीत और पलायित जनता को अपना फरमान इसने जारी किया कि लोग, जितने भी लोग यहाँ से भागे हुए हैं वो सब आकर यहाँ बस जाएं वापस, ऐसा उसने आह्वान किया। इस प्रकार राजधानी अल्मोड़ा में धीरे धीरे जो है शांति स्थापित होने लगी। लोग फिर से अपने घरों की तरफ लौटने लगे। गोरखा शासक केवल भूमिधर और जंगल मालिकों से ही जो है सख्ती से नगद लगान वसूल करता था। मतलब कि जो ये भूमिधर और जंगल के मालिक होते थे ना, ये थोड़े ठीक होते थे, तो इनसे जो है लगान जो है सख्ती से वसूल करता था। शिल्पकर्मी जो लोग होते थे, शिल्पकर्मियों से ये नगद धनराशि वसूल नहीं करता था। उनसे ये जो है शिल्पकर्मियों के जो कार्य होते थे वो कार्य इनसे फ्री में करा लेता था, लेकिन नगद इनसे वसूली कम ही करता था। और जो शिल्पकर्मी होते थे ना, उनको कामी कहा जाता था। अब यहाँ पे ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये जितने भी नाम आ रहे हैं ये सब आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं कि शिल्पकर्मी को क्या कहा जाता था गोरखाओं के समय पे, सुनार को क्या कहा जाता था, सुनवार, नाई को नौ कहते थे। तो इन्हें ज़मीन के रूप में दस्तूर मिलता था। ठीक है, एक दस्तूर इन्हें दिया जाता था। जो भूमिधर काश्तकार लगान चुकाने में असमर्थ होते थे या फिर हिला हवाली करते थे, टाल मटोली करते थे, उन पर कोड़ों की मार पड़ती थी। कभी कभी जूते घूंसे भी इन पर बरसाए जाते थे। हाँ, पैरों से भी इनको मारा जाता था। पकड़ कर बरेली बहेड़ी के बाज़ारों में इन्हें ले जाया जाता था। और सपरिवार, ठीक है, जो लोग कर देते थे ना, आनाकानी करते थे, उनके पूरे परिवार को ले जाया जाता था। और जो वृद्ध, रुहेले, गुजरों, वन गुजरों और पठान, डकैत जो भी वहाँ पर आते थे बहेड़ी बरेली में, उनको जो है ये इन सब को बेच देते थे। किसको बेचते थे? जो कर नहीं देते थे उन लोगों को ये वन गुजरों, पठानों के हाथ, डकैतों के हाथ बेच देते थे। और जो सुंदर स्त्री पुरुष होते थे
उनको ये अपने पास रखते थे, उनसे अपने व्यक्तिगत उपयोग कार्य में लाते थे और फिर उसके बाद जो है अपना मतलब निकाल के ये लोग क्या करते थे, उनको नेपाल भेजकर उनसे घेटी छलौड़ी मतलब घर के कामकाज कराते थे और बाकी दास्ता वाले काम कराते थे, गुलामी वाले काम कराते थे। राजपूत वर्ण का होने पर केवल खसिया नाम से, अगर कोई ऐसा इंसान है जो राजपूत वंश का है तो उसको खसिया कहा जाता था। ठीक है, मतलब चंद वंश में अगर कोई राजपूत प्रजाति का या राजपूत वंश का है तो उसको खसिया कहा जाता था। ब्राह्मण दास जो होते थे उनको कठुआ कहा जाता था। तो जो भी ये चीज़ें आ रही हैं ये आप इनको नोट कर लीजिएगा कि किसको किस नाम से पुकारा जाता था। तो गोरखे कुमाऊं का सारा तांबा सोना चांदी लूटकर नेपाल ले गए थे, क्योंकि तांबे के बर्तनों से इनको एक विशेष लगाव था। तांबे के जो बर्तन होते थे ये एक विशेष प्रकार के ताम्रपत्र जो कि सुडौल सा वजन में काफ़ी भारी होता था, तो इस तरह के थे। हार्डविक और रैपर ये दो यूरोपीय यात्री थे। इन्होंने गोरखों के कुकृत्यों का बड़ा ही हृदय विदारक वर्णन प्रस्तुत किया है। जो हार्डविक और रेपर यूरोप से यात्री लोग आते थे ना, ये लोग अपनी फिर यात्रा विवरण करते थे, जो चीज़ ये लोग यहाँ देखते थे। तो हार्डविक और रेपर ने जो है अपनी पुस्तकों में गोरखों के कुकृत्यों का हृदय विदारक वर्णन प्रस्तुत किया है। इन यात्रियों के अनुसार गोरखे जबरदस्ती घरों में घुसकर माल खा जाते थे, फल फूल के पेड़ों का भी फल खाकर, फल तो खाते ही खाते थे, पेड़ को भी उसके बाद उजाड़ देते थे। यानी कि पेड़ तो रहने थे, दोबारा फल लगेगा, लेकिन ये लोगों के पेड़ से फल खा देते थे और उनके पेड़ को उखाड़ देते थे और फल फूल के पेड़ों का भी फल खाकर इनको खुकरी से काट देते थे। गढ़वाल में उनके अत्याचार यहाँ तक बढ़ गए थे कि सेम मुखेम स्थित नाग राजा के मंदिर में सफाई करने वाले जो फिकवाल लोग होते थे ना, उनको तक भूखे रहने की नौबत आ गई थी। वो बेचारे भी क्या कर रहे थे, खिनुए, तिमुले, हिसालू, कंडाली ये सब चीज़ें खाकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। ठीक है, फिकवाल के ये जो मंदिर में रहने वाले फिकवाल थे ये लोग। तो इस तरीके का प्रशासन इन लोगों ने यहाँ पे किया हुआ था कुमाऊं में। बहुत नृशंस अत्याचारी शासन इनका रहा था। जितने भी अगर यूरोप यात्री जो भी यात्री यहाँ पे आए थे, जिसने भी ये सब चीज़ें देखी थी, उन लोगों ने अपनी यात्रा वृत्तांतों में ये सब वर्णन किया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ें उस समय पे अभी तो ये स्टार्टिंग है, अभी तो कैसी ये लोग प्रताड़ना देते थे जनता को, वो सब चीज़ें भी देखना बाकी है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। गोरखों की जो न्याय प्रणाली है ये सबसे ख़तरनाक है इस गोरखों के शासन में, तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। बाकी मिलते हैं कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।